नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगेंद्र शर्मा, आपके अपने YouTube चैनल यूथ स्टडी पॉइंट पर। हमने रीट भर्ती परीक्षा के लिए एक प्रश्नोत्तरी को प्रारंभ किया था, जो कि रीट भर्ती परीक्षा में प्रथम भाषा के रूप में हिंदी शिक्षण शास्त्र से संबंधित है। इसमें संग्रहित प्रश्न पहले की परीक्षाओं में विशेषकर टेट, रीट, सी टेट आदि से संदर्भित हैं, तो हो सकता है कि ये प्रश्न आपके परीक्षा में आपके लिए महत्वपूर्ण हो। अतः इन सभी प्रश्नों को आप ध्यानपूर्वक सुनें और इसी प्रकार के अन्य प्रश्नों के साथ आप अभ्यास करें। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक ज़रूर करें और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी करें, ताकि आगामी जितने वीडियो बने वो आपके पास पहुंच सके। तो आज का पहला प्रश्न है अपना, कई बार बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो 2 या 3 भाषाओं को खालिस्तान और बोलने की क्षमता से लैस होते हैं। आपको बताना है कौन सा विकल्प इसमें से सही है, पढ़ने, लिखने, रटने या समझने। तो इसका सही उत्तर है नंबर 4, समझने। तो पूरा प्रश्न बनेगा, कई बार बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो 2 या 3 भाषाओं को समझने और बोलने की क्षमता से लैस होते हैं। अब ये 2 या 3 भाषाएं कौन सी होती हैं? नंबर 1, उनकी मातृभाषा। नंबर 2, उनके आसपास मातृभाषा के अलावा अन्य बोली और समझी जाने वाली भाषा, और इसके अलावा जो भी अन्य विशेष भाषा यदि वो जानता हो। तो आवश्यक नहीं कि 3 भाषाओं को ही जाने, लेकिन अधिकांशतः ऐसा होता है कि वो समझने और बोलने की क्षमता से लैस होते हैं। हाँ, अब आप कहेंगे तो पढ़ना उत्तर हो सकता था, तो नहीं, पढ़ नहीं सकते, क्योंकि हर भाषा पढ़ी नहीं जा सकती बच्चे के द्वारा, लेकिन समझी जा सकती है। जैसे एक उदाहरण आपको दे रहा हूं मैं। एक फिल्म आई थी नन्हे जैसलमेरी, और नन्हे जैसलमेरी में एक बच्चा दिखाया गया है जो लगभग विश्व की सभी भाषाएं सुनना और बोलना जानता है, यानी उसको समझ सकता है, सुन सकता है, बोल भी सकता है, लेकिन उसे किसी भी भाषा की लिपि का ज्ञान नहीं था। वो पढ़ नहीं सकता, लिख भी नहीं सकता था। तो भाषा समझना इसका सही उत्तर होगा। इसके बाद है अपना दूसरा प्रश्न। आज का अपना दूसरा प्रश्न है, किसी विषय को सीखने का मतलब है कि उसकी रिक्त स्थान को सीखना, उसकी रिक्त स्थान को सीखना। यानी यहां 2 रिक्त स्थान दिए गए हैं। कौन से 2 पद यहां जोड़े जा सकते हैं? अवधारणाओं, विषय वस्तु, और विषय वस्तु उपयोगिता, अवधारणाओं शब्दावली, और नंबर 4 शब्दावली विषय। तो इसका सही उत्तर होगा 3 नंबर विकल्प, अवधारणाओं और शब्दावली। यानी किसी विषय को सीखने का मतलब है कि उसकी अवधारणाओं को सीखना, उसकी शब्दावली को सीखना, यही किसी विषय को सीखने का मतलब होता है। देखिए, इस प्रकार के प्रश्न ज्यादातर बच्चे गलत कर देते हैं, तो आप इसी प्रकार के प्रश्नों का अभ्यास और अधिक करेंगे। इसके बाद है अपना अगला प्रश्न, बच्चों की भाषाई क्षमताओं के आकलन के लिए खालिस्तान सर्वाधिक सहायक है। बच्चों की परस्पर अनौपचारिक बातचीत, बच्चों की कक्षा में औपचारिक बातचीत, बच्चों और शिक्षक की परस्पर औपचारिक बातचीत, या बच्चों का शिक्षक के द्वारा प्रदत्त अभ्यास कार्य। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 1, बच्चों की परस्पर अनौपचारिक बात। अब अनौपचारिक बात क्या होती है? तो अनौपचारिक बात का मतलब होता है जब बच्चे परस्पर सामान्य वाग व्यवहार के रूप में जो बातचीत करते हैं वह अनौपचारिक बातचीत होती है। औपचारिक बातचीत का मतलब होता है जैसे अपन प्रार्थना सभा में जो वार्तालाप करते हैं या बातचीत करते हैं, वो औपचारिक है। हमें वहां उपचारात्मक शब्दों का, पदों का, संबोधनों का प्रयोग करना पड़ता है,
लेकिन जब बच्चे आपस में खेल के मैदान में या कक्षा कक्ष के बाहर आपस में जो बातचीत करते हैं वो अनौपचारिक बातचीत होती है, और वस्तुतः बच्चों की भाषाई क्षमता के आकलन के लिए यह अनौपचारिक बातचीत सर्वाधिक सहायक है। हम इसके माध्यम से कौन सा बच्चा किस भाषा के शब्दों का सर्वाधिक प्रयोग करता है को आसानी से जान भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं और आकलन भी कर सकते हैं। इसके बाद है अगला प्रश्न आज का अपना, कौन सा प्रश्न कक्षा में बहुभाषिकता को पोषित करता है। बहुभाषिकता का मतलब है एक से अधिक भाषा को सीखना को पोषित करता है। नंबर 1, अच्छी लगने वाली महक को क्या कहेंगे। दूसरा प्रश्न है, बुरी लगने वाली महक को क्या कहेंगे। तीसरा है, तुम्हारे घर में किस किस की महक आती है। और चौथा है, फूलों के नाम अपनी भाषा में लिखो। अब यदि अपन बच्चों की बहुभाषिकता को पोषित करना चाहते हैं तो देखिए महक को क्या कहेंगे, इसके लिए केवल वो एक शब्द बोल सकते हैं। बुरी लगने वाली को भी वो एक शब्द के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। किस किस की महक आती है तो वो 2-4 शब्दों को बोल सकते हैं, लेकिन जब आप उसे फूलों के नाम अपनी भाषा में लिखने के लिए कहेंगे तो जितने भी विशेष फूलों के बारे में जिस भी भाषा में वो जानते हैं, चाहे हिंदी भाषा में जान रहे हों, चाहे वो अंग्रेजी भाषा में जान रहे हों या अन्य भाषा के शब्दों का वो प्रयोग करते हों, लेकिन कौन कौन सी भाषा के शब्दों को बच्चे जानते हैं के बारे में आसानी से पता लगाया जा सकता है और उनकी बहुभाषिकता को पोषित भी किया जा सकता है। पोषित करने का मतलब हो गया कि उनके द्वारा जो शब्द लिखे जाएंगे उनके बारे में उन्हें और अधिक जानकारी भी दी जा सकती है। अगला प्रश्न है अपना, इस कहानी में घाटी शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। पहाड़ी इलाके से जुड़े हुए और शब्द सोचकर लिखो। यह अभ्यास प्रश्न रिक्त स्थान का उदाहरण। यानी कोई कहानी पढ़ाने के बाद अध्यापक प्रश्न पूछ रहा है कि इस कहानी में घाटी शब्दों का इस्तेमाल हुआ है, यानी घाटी में बोले जाने वाले शब्दों का इस्तेमाल हुआ है, तो पहाड़ी इलाके से जुड़े हुए और शब्द सोचकर आप लिखें। तो इस प्रकार का जो अभ्यास प्रश्न है वो किसका उदाहरण है। नंबर 1, संदर्भ व्याकरण का, शब्द भंडार में विकास करने का, शब्दकोश का विकास करने का, या पर्यायवाची शब्दों से परिचय कराने का। तो इसका सही उत्तर होता है संदर्भ व्याकरण का, क्योंकि किसी भी विषय वस्तु को छात्रों के सामने प्रकट करने के उपरांत जब उसमें प्रयुक्त भाषा शब्दावली या पदों के विषय में जब आप अन्य प्रश्न पूछते हैं तो वह संदर्भ व्याकरण संबंधित प्रश्न कहलाते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा 1 नंबर विकल्प, संदर्भ व्याकरण प्रश्न। इसके बाद है अपना अगला प्रश्न, शिक्षण प्रक्रिया को रुचिकर बनाने में खालिस्तान शिक्षण सामग्री सहायक होती है। कौन सी सबसे ज्यादा सहायक होती है। ऑडियो वीडियो, वैविध्यपूर्ण, वीडियो परक या पत्र पत्रिकाएं। ये प्रश्न हर बार घुमा फिरा कर पूछ लिया जाता है और आपने देखा होगा हर बार इसका उत्तर भी अलग अलग प्रकार का हो रहा है। तो उसमें हमें उत्तर देना होता है सर्वोत्कृष्ट, सबसे ज्यादा उचित उत्तर क्या है, इसी पर आपको ध्यान रखना है। तो शिक्षण प्रक्रिया को रुचिकर बनाने में शिक्षण सामग्री सहायक होती है, इसके रूप में होगी वैविध्यपूर्ण। अब आप कहेंगे कि वैविध्यपूर्ण क्या होता है। तो देखिए वैविध्यपूर्ण का मतलब है कि जिस शिक्षण सामग्री में अनेक प्रकार के सहायक साधनों का प्रयोग किया जा सकता हो वो वैविध्यपूर्ण है, जिसमें ऑडियो वीडियो भी हो, चित्र भी हो, वीडियो भी हो, पत्र पत्रिकाएं भी हो और भी आप अन्य लिखित मौखिक संसाधनों का प्रयोग कर सकते हैं, वो कहलाते हैं वो वैविध्यपूर्ण। तो शिक्षण सामग्री में सबसे ज्यादा सहायक रुचि बनाने के लिए होते हैं वो वैविध्यपूर्ण संसाधन। जो भी अध्यापक के पास उपलब्ध संसाधन हो उसे उस समय उनका प्रयोग कर लेना चाहिए ताकि रुचिकर हो सके और शिक्षण रुचिकर बन सके।
इसके बाद है अगला प्रश्न आज का अपना, प्राथमिक स्तर पर भाषाई क्षमताओं का विकास, खालिस्तान है और खाली साहित्य खालिस्तान है, तो दोनों रिक्त स्थानों में क्या आएगा? साधन और साध्य, साध्य और उद्देश्य, साध्य और साधन, और उद्देश्य और साध्य। तो इसका सही उत्तर है 3 नंबर विकल्प, साध्य और साधन। प्राथमिक स्तर पर भाषाई क्षमताओं का विकास साध्य है और साहित्य साधन है। अब मैं आपको यह समझा रहा हूं कि साध्य क्या होता है और साधन क्या होता है। तो सबसे पहले तो साधन बता रहा हूं क्या होता है। साधन का मतलब है जिसके द्वारा हम कोई भी कार्य करते हैं, किसी की भी प्राप्ति करते हैं, वो साधन कहलाता है। जैसे साहित्य, चाहे वो बाल साहित्य हो, चाहे वो पुरातन साहित्य हो, कोई भी साहित्य हो, वह हमारे लिए साधन है जानकारी प्राप्त करने का, भाषा को सीखने का, भाषाई क्षमताओं के विकास करने का। और साध्य होता है जो हम प्राप्त करना चाहते हैं। जैसे हम यदि साहित्य के माध्यम से अपनी संस्कृति के बारे में जानना चाहते हैं, तो साहित्य तो हो गया साधन और संस्कृति हो गई साध्य। अब इसका उत्तर होगा, देखिए कि प्राथमिक स्तर पर भाषाई क्षमताओं का विकास साध्य है, क्योंकि हम भाषा सीखना चाहते हैं, और जो हम प्राप्त करना चाहते हैं वो हमारे लिए एक साध्य का प्रयोग होता है, यानी वो साध्य होता है। तो इसका सही उत्तर होगा साध्य और साधन। इसके बाद है आज का अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? यानी जो पहली स्टेज है, प्राथमिक स्तर है, उसमें भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं हो सकता। कौन सा? नंबर 1, अपने द्वारा कही गई बात की तार्किक पुष्टि करना, भाषा का सृजनशील एवं कल्पनाशील प्रयोग करना, रचनाओं के माध्यम से विभिन्न विषयों से जुड़ना, या भाषा संबंधी व्याकरण को पूर्णतः कंठस्थ करना। आपको ये बताना है भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, तो इसका उत्तर होगा 4 नंबर। क्योंकि भाषा शिक्षण का उद्देश्य कभी नहीं होता कि भाषा संबंधी व्याकरण को पूर्णतया कंठस्थ करवाया जा सके, लेकिन यह उद्देश्य होता है कि अपने द्वारा कही गई बात की कोई तार्किक पुष्टि करना। नंबर 2, भाषा का सृजनशील व कल्पनाशील प्रयोग करना, और नंबर 3, रचनाओं के माध्यम से और विभिन्न विषयों से जुड़ना। तीनों अपने उद्देश्य थे, लेकिन व्याकरण को कंठस्थ करना कभी भी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं होता है। इसके बाद है आज का अपना अगला प्रश्न, कक्षा में भाषा की रिक्त स्थान के प्रति रिक्त स्थान बनकर उसका उपयोग भाषा शिक्षण में करना चाहिए। आपको पुनः इसी प्रकार का एक प्रश्न पूछ लिया गया है। आपको बताना है कौन सा सही उत्तर होगा। विविधता विद्वान, विविधता संवेदनशील, संवेदनशीलता कठोर, एक रूपता संवेदनशील। यानी कौन से 2 पद यहां जुड़ सकते हैं, यह आपको बताना था। तो इसका सही उत्तर होगा 2 नंबर विकल्प, विविधता संवेदनशील। हम वाक्य को पुनः बोल रहे हैं, कक्षा में भाषा की विविधता के प्रति संवेदनशील बनकर उनका उपयोग भाषा शिक्षण में करना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि कक्षा में जब आप भाषा सिखा रहे हैं, छात्रों के समक्ष भाषा के बारे में आप सिखाना चाहते हैं, तो आपको भाषा के विविधता के प्रति संवेदनशील बनकर उसका उपयोग करना चाहिए। अब आप कहेंगे विविधता क्या होती है? तो विविधता का मतलब है भाषा के, जिस भाषा का प्रयोग करना चाहते हैं उस भाषा के अलावा भी अन्य भाषाओं के यदि पद भी बीच में आ रहे हैं, शब्द भी आ रहे हैं, तो उनको आप ग्राह्य रखें। और संवेदनशील का मतलब है कि अत्यंत कठोर न हो कि केवल उसी भाषा का प्रयोग करें। यानी आप अधिकतर किसी भी भाषा का शिक्षण करा रहे हैं, तो उस भाषण को रुचिकर बनाने के लिए आपको उसमें विविधता और स्वयं में संवेदनशीलता होना अत्यंत आवश्यक है। आज की वार्ता अपनी यहीं समाप्त होती है। अगले वीडियो के साथ
मैं पुनः आपके सामने उपस्थित होऊंगा। जय हिंद।